तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल मैंने आपसे वादा किया था कि ये 3 दिनों के ज़ुबैर भाई के वो स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को भी दी, उसके बाद कोर्ट में दी और कोर्ट ने उसकी स्टेटमेंट मानते हुए 7 लोगों को डिफरेंट किस्म की सज़ा सुनाई। तो ये वो चश्मदीद गवाह था जिसकी गवाही ने इस केस को एक अंजाम तक पहुंचाया। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो कमियां ज़ुबैर भाई की कमी नहीं है। पुलिस जब एक केस प्रिपेयर करती है कोर्ट में लड़ने के लिए, तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी डाली जाती हैं जो कोर्ट के अंदर खड़ी रह सके। कोई कमज़ोर बात को छुपा लिया जाता है और कुछ ऐसी नई बात क्रिएट कर ली जाती है जो कानूनी तौर पे जायज़ लगे, प्रोबेबल लगे, कानून की उस तकड़ी में बराबर तोली जा सके। तो मैं वहाँ पे ज़ुबैर भाई को दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि कुछ बातें इसमें मुझे मालूम है क्या क्या बातें हैं। आप भी समझ गए होंगे, बहुत अक्लमंद सुनने वाले हैं हमारी चैनल के। तो उन बातों में मेरा ऐसा मानना है कि ज़ुबैर भाई की कोई गलती नहीं है। कुछ बातें करनी पड़ती हैं पुलिस को अपना केस मजबूत करने के लिए। और जैसे कि उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो निकम साहब थे हमारे कसाब के केस में, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट जो हमारे सैकड़ों लोगों को मारते हैं, उनको हमें चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खिलानी पड़ती है। लेकिन जब केस में कसाब को फांसी हो जाती है, मामला एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो एक प्राइवेट फंक्शन में उज्ज्वल निकम ये बयान देते हैं कि उन्होंने ये कहानी मनगढ़ंत बनाई थी। कसाब को कभी मटन चिकन बिरयानी नहीं खिलाई गई और ना कभी उसने मांगी थी। मैं तो एक देश में एक एंटी टेरर माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने वो जुमला छोड़ा था। लेकिन वो जुमला कानून की कसौटी पे उस समय खरा उतरा। तो इस तरह की बहुत सी बातें कई बार पुलिस को मनगढ़ंत बनानी पड़ती हैं, लेकिन वो मनगढ़ंत कहानियाँ ही कानून के उस स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती हैं, केस को किसी ना किसी हद तक ले जाती हैं। खैर, तो इस केस में भी जो मैंने पूरे इतने दिनों में तहकीकात की, एक दिन में कोई स्टोरी नहीं बनती है। महीनों लग जाते हैं आदमी को ढूंढने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर जो उसने कहा है उसको डिफरेंट सोर्सेज से रिकन्फर्म करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने भी ये कहानी बहुत पहले से सुनी थी, और लेकिन इसको आपके साथ शेयर करने के पहले मैंने बहुत काम इस पर किया हुआ था। जो मेरी इन्वेस्टिगेशन से रिवील हुआ वो ये था कि इस हादसे के कोई 2-1 महीने पहले से फरीद तनाशा को मारने की साजिश रची जा रही थी। कुछ लोग उसके ऊपर बहुत क्लोजली वॉच रख रहे थे, और वो लोग कौन थे, उनमें से कितने लोग तिलक नगर के थे, कितने छोटा राजन के करीब थे, कितने बाहर के थे, ये पूरा किस्सा काफ़ी सारा तो ज़ुबैर ने बता दिया, लेकिन कुछ मिसिंग लिंक मैं आपको बता देता हूँ। 2-1 महीने पहले फरीद तनाशा, उसकी बीवी, बच्चे, कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, जिनमें ज़ुबैर भी था, ये लोग 3 गाड़ियाँ लेके, 3 कार, तीनों गाड़ियाँ लेके ये लोग मुंबई से निकलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। पूरे हिंदुस्तान के, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के जितने बड़े बड़े मंदिर, दरगाह, मस्जिद, इस किस्म के जो धार्मिक स्थान हैं, उनके ऊपर विजिट करने के लिए निकलते हैं। पहली जो 2 गाड़ियाँ थी बड़ी, उनमें फैमिलीज बैठती थी। तीसरी गाड़ी में बड़े तरीके से एक डिस्टेंस रखते हुए, आगे वाली दोनों गाड़ियों पे निगाह रखते हुए, एक गाड़ी थोड़ा दूरी पे चलती थी जिसमें फरीद तनाशा के
बॉडीगार्ड हुआ करते थे। तो वो लेकिन डिस्टेंस इतना रखते थे कि अगर अगली बारी गाड़ियों को पुलिस वगैरह कोई रोके तो पिछली गाड़ी रास्ता मार जाती थी। अगर कोई और खतरा लगे कि ये गाड़ियाँ हमले के लिए रोकी जा रही हैं तो इसके पहले कि हमलावर हमला कर सकते, पीछे वाली गाड़ी करीब आ सकती थी। ये इतना बंदोबस्त इन्होंने रखा हुआ था। लेकिन उसमें भी एक शख्स बार बार इनको फ़ोन करके इनकी मूवमेंट्स पे नज़र रख रहा था। वो शख्स को और नहीं, वही था रफ़ीक अलियास शंकर। वो आदमी ज़ुबैर को फ़ोन करता था हर हफ्ते 10 दिन के बाद कि ज़ुबैर भाई कहाँ हो। तो ये लोग भी जब निकलते थे तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं बताते थे कि हम कहाँ हैं। अगर नासिक में फ़ोन आया तो ये लोग बोलते थे कि हम तो विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं। अगर बेंगलौर में पहुंचे हैं वहां से फ़ोन आया तो उनका कहना होता था हम तो दिल्ली में घूम रहे हैं। तो अपनी लोकेशन नहीं बताते थे। उन्हीं दिनों में एक उनको फ़ोन आता है रफ़ीक का कि ज़ुबैर भाई आप कहाँ हो, बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। तो इसको कोई शक नहीं हुआ ज़ुबैर को, क्योंकि इनको छोकरा जानता था। उसकी जिस दुकान पे वो आदमी काम करता था वहाँ पे ज़ुबैर भी बैठा करता था। फरीद तनाशा के घर के सामने दुकान थी, वोडाफोन का स्टोर था। तो इन्होंने बोला कि हम लोग तो वाराणसी में हैं। तो वो आदमी ने बोला कि आप अजमेर कब जा रहे हो, आप दर्शन पे निकले हो तो दरगाह के भी जाओगे, मुझे बताओ तो मैं भी आ जाऊंगा। इसी बहाने आपके साथ मैं भी अजमेर शरीफ के दरगाह के दर्शन कर लूँगा, तो वहाँ की ज़ियारत कर लूँगा। तो इन लोगों ने बोला कि हम तो, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है अजमेर का, हम तो वाराणसी में हैं। हालांकि ये लोग उस दिन अजमेर शरीफ में ही थे। उसके बाद ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं कुछ दिनों के बाद और जगह पे घूमते हुए। जब दिल्ली में होते हैं तो उसी रफ़ीक का फिर फ़ोन आता है कि भाई कहाँ पहुंच गए आप। तो ये कहते हैं कि हम तो नेपाल पहुंच गए हैं, कोई बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ, उसके दर्शन करने आए हुए। तो वो आदमी का कहना है कि आप जब वापस आए हो तो दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ भी ज़रूर जाना। तो मुझे बता देना, वहाँ के जो कोई हजरत आजकल जो उसको देख रहे हैं, देख रखाई करते हैं, उनको मैं जानता हूँ तो आपको अच्छी तरह दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम तो नेपाल में हैं। तो मेरे कहने का मतलब, बड़े तरीके से फरीद तनाशा की मूवमेंट्स के ऊपर निगाह रखी जा रही थी जिसकी इनको खबर नहीं थी। मुझे ये बात ज़ुबैर ने, ये बात मुझे पहले मालूम थी कि इनके ऊपर निगाह रखी जा रही थी, लेकिन कौन रख रहा है इस बात का खुलासा ज़ुबैर ने किया कि जब फरीद तनाशा का ये इंसिडेंट हो जाता है तो मुझे ये सब बातें याद आई कि ये शख्स ही हमें फ़ोन करके बड़े तरीके से ये पूछने की कोशिश क्यों करता था कि आजकल आप कहाँ हो। खैर, ये लोग वापस आते हैं। ये वापस आते हैं तो वो जो इंसिडेंट है इसके मर्डर का, उसके 1 महीने सवा महीने पहले की बात है। और जैसे वापस आते हैं तो इनके ऊपर पुलिस की एक डिस्क्रीट वॉच रखनी शुरू हो जाती है। फरीद तनाशा को महीने में 2-3 बार सीबीडी की स्पेशल कोर्ट में तारीख पे जाना पड़ता था। तो जैसे वो गाड़ी लेके निकलता था तिलक नगर से, तो जो रास्ता पड़ता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से होके फिर 4 रोड पकड़ के सीबीडी कोर्ट में जाना बडाला से, तो कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी रोक के बड़ी ज़बरदस्त तलाशी ली जाती थी। कभी क्राइम ब्रांच वाले, कभी डिटेक्शन वाले, कभी लोकल पुलिस स्टेशन वाले। लेकिन ये बहुत सियाना था, ये अपने पास हथियार नहीं रखता था। तो एक और आदमी सेपरेट मोटरसाइकिल पे जहाँ किसी और छोटे व्हीकल पे वो कार के आजू बाजू में चलता था कि कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो वो हथियार ला के तनाशा को दे दे। तो ये एक नई किस्म की सिरदर्दी फरीद तनाशा के लिए बनी हुई थी। अब ज़ुबैर का और उसके साथियों का मानना ये है कि अंदर से किसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि फरीद तनाशा
बार बार पुलिस की तलाशी से डरता हुआ अपने पास वेपन नहीं रखे। ये एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर उसके ऊपर बिल्डअप किया जा रहा था। और देखिए, जिस तरह ये घटना होती है, रात को जो फायरिंग होती है, उसके एक दिन पहले भी फरीद तनाशा के लोगों की, जो इसके 6-7 छोकरे जो बॉडीगार्ड थे, इसके घर के सामने दूसरी बिल्डिंग के पास जिसमें वोडाफोन का स्टोर था, वहाँ पे एक दरख्त है, दरख्त के चारों तरफ एक बैठने की जगह बनाई हुई है, तो वहाँ पे इसके लड़के बैठे रहते थे और कुछ लड़के इधर उधर बिल्डिंगों में छुपे होते थे जिनके पास हथियार होता था। कितने होते थे पता नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी पुलिस की तलाशी होती रहती थी। तो वो लड़कों की हरासमेंट से बचने के लिए भी फरीद तनाशा जल्दी सोने की आदत डालने लगा कि मैं जल्दी सोऊंगा तो ये बच्चों को भी सोने का टाइम मिलेगा। तो उस दिन भी वो सब लड़के वहाँ बैठे थे। सोने के वक्त फरीद तनाशा ने उनको कहा कि भाई लोग आप जाके सो जाओ, अब मैं सो रहा हूँ। तो इस तरीके से पुलिस के प्रेशर से डरते हुए भी कहीं ना कहीं से फरीद तनाशा ने अपने पास हथियार रखना छोड़ दिया था। तो उस दिन की भी मुझे लगता है कि जिस दिन ये अटैक हुआ है, भले ज़ुबैर कहता है कि उसके पास हथियार रहता था, पर मेरा ये मानना है कि फरीद तनाशा के पास हथियार नहीं था। वो एकदम सोने से आदमी को इतनी गहरी नींद नहीं आती, लगे कि जैसे 1-2 गोलियां चलने के बाद वो रिएक्ट ना कर सकता हो, तो इतनी गहरी नींद नहीं आती है। तो उसी तरह से जो लड़के लोग थे वो गोलियां की आवाज़ सुन के भाग के आए, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। तो उन लड़कों में से एक लड़का जो रफ़ीक था, वो उस सोसाइटी बिल्डिंग में रहता नहीं था। ज़ुबैर भाई को शायद पूरी वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं मिली। वो स्टोर किसी और लड़के का था। रफ़ीक वहाँ पे काम करता था, बाहर रहता था और बाहर से आता था और रात को चला जाता था। तो लेकिन सारा दिन उस वहीं पे बैठा रहता था। इसके जो तनाशा के बॉडीगार्ड थे, जहाँ पे ज़ुबैर बोलता है कि मैं भी बहुत बार वहाँ पे उस झाड़ के नीचे उनके साथ बैठा करता था। तो ये एक अंदर की बात है। एक पुलिस का उसके ऊपर निगाह रखनी, कांस्टेंट उसको सर्च करना। और एक दिन पहले ही फरीद तनाशा का पुलिस वालों से बहुत गर्मा गर्म बहस भी हुई थी, जहाँ पे फरीद तनाशा को ये कहते हुए सुना गया कि देखिए आप लोग, उनमें से एक ऑफिसर को नया आया था बाहर से बदली होके, कि आप बाहर से आए हो, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं कोई छोटा मोटा कोई जेब कतरा इस किस्म का लूटमार करने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। मेरे बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो अपने सीनियर अफसरान को पूछ लो या दिल्ली से मेरी इंक्वायरी कर लो, इस तरह मुझे तंग मत करो। तो ये बहस एक रात एक दिन पहले भी पुलिस के साथ फरीद तनाशा की हो चुकी थी। तो ये एक बात आपके साथ मैं क्लियर करनी चाहता था। दूसरा जो कुत्तों की बात है कि कुत्ते तब कहाँ थे, उसकी कहानी छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको ज़ुबैर की ज़ुबानी सुनाऊंगा इस वीडियो के साथ, इसी जगह पे जहाँ पे वो बताता है कि कुत्ते उस समय रिएक्ट क्यों नहीं कर सके, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है, उसने देखा हुआ है। इसलिए मैं उसका वो छोटा सा बयान है 1.5-2 मिनट का, वो आप इसके साथ सुन सकते हो, तो वहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो अचानक वहां पे बैठा था तो सिक्योरिटी वाले नहीं रखे थे इसने को अपने आसपास कुछ? नहीं, एक बॉडीगार्ड हम लोग रखे थे, लाइसेंसी वेपन वाला। हाँ। और वो फरीद भाई के साथ रहा करता था। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, हाँ हाँ। फरीद भाई हम लोग खाना खाने से पहले मैंने काम वाले को बोला कि भाई पहले सारे पप्पियों को खाना दे दो। हाँ। सारे पप्पियों को खाना दिया गया, सारे पप्पियों को पेशाब करा के ला के उनको लॉक करते थे हमेशा। अच्छा, कितने लॉक छोटे थे, करके बड़े थे? कुत्ते छोटे थे, बड़े थे वो पपी सब? नहीं, उसमें 2 पप्पी बड़े थे हाँ। और बाकी 4 पप्पी छोटे थे। तो वो कहाँ बैठते थे, उसी बेडरूम में या बाहर दूसरे रूम में? नहीं, बेडरूम के पीछे के हमारी बालकनी थी नीचे। हाँ।
वहां पर हम लोग ने उनके रहने के लिए पैक रूम बनाए थे, पैक रूम, उसमें ओके। हम लोग उनको रखते थे। हाँ हाँ, वो खुले और नहीं बाकी होंगे, जो अगर वो खुले होते तो वो शायद भाग के पकड़ लेते इनको। वो खुले होते तो उसमें से जो हमारा अपना सीयूटी था ना, वो सीयूटी गर्दन तोड़ के फेंक देता था, वो इतना खतरनाक था सीयूटी। ओके। हाँ, वो फरीद भाई के बदन को अगर आपने हाथ लगा दिया हाँ। तो वो आपका हाथ पकड़ लेगा। वो सीयूटी इतना फरीद भाई पे नजर रखता था हमेशा। हाँ, हम लोग मजाक से फरीद भाई को मार देते थे, हमारे आंख पे छलांग मार देता था वो। और बड़ा था, काफी बड़े साइज में था। हाँ, वो बड़ा बड़ा था, बड़ी साइज में था उसका। और अच्छी खासी उसकी जबड़े भी जो खुलते थे, बहुत बड़े जबड़े खुलते थे। हम लोग डर के मारे मजाक में कभी हाथ नहीं उठाते थे, तो भाई बोलते थे मजाक में कि हाँ। मेरे को पीछे से आके एक मारो, पीठ पे मारो। तो हाँ। मजाक मजाक में कोई ऐसा मार देवे तो वो मारने वाला पहले घर में जाके खिड़की बंद कर देता था, ओके। क्योंकि ये सीयूटी जो है ना पूरी छलांग लगा के पकड़ लेता था ये। तो पांच लेकिन ये कितने, था छह कि रखे हुए? तो दो बड़े थे, चार, तीन चार बच्चे थे उनके। हाँ हाँ हाँ, 4 बच्चे थे, 2 बड़े कुत्ते थे। अच्छा। ओके। क्या कौन सी और ब्रीड के वो थे वो? जर्मन शेफर्ड थे। जर्मन शेफर्ड। ओके ओके। जर्मन शेफर्ड एक फैमिली थी और एक डॉबरमैन फैमिली थी एक। ओके, उसका क्या नाम रखा था? हाँ, ये ना, नहीं, एक तो सीयूटी जो था ना, इसका बराबर ध्यान है, बाकी ये जो कुत्ती थी ना उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ओके। ब्रोनो 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 ब्रूनो। ओके। ब्रोनो ब्रोनो ब्रोनो, हाँ, ब्रोनो और ये सीयूटी, ये दोनों साथ में रहते थे। ओ, आजकल ओ, अभी बहुत से मीडिया वालों ने गलत गलत अफवाहें उड़ा दी थी। कहीं हाँ, फरीद भाई को इससे बगावत बता दिया, कहीं हाँ मीडिया वालों ने बोल दिया कि नाना भाई ने इसकी हत्या करवा दी। ये सब बातें झूठी थी। हाँ। नाना भाई इतना टेंशन में थे कि जब तक भरत नेपाली को मारे नहीं ना, वो सीधे तरीके से बात नहीं करते थे। वो इतने टेंशन में थे कि बेटा इसको ढूंढ के मारना है बस कैसे भी। तीसरा रही बात, दरवाज़ा खुला क्यों था। अब घर के लोग अंदर बैठे होते हैं, हर समय आप दरवाज़ा बंद नहीं रख सकते। और ये भी होता है कि चलो ये सो गए अभी, ये आदमी घर से निकला था, दरवाज़ा खोल के निकला था दोपहर, तो वहाँ पे जो टीवी देख रहे थे उसकी बच्चे, बेटी, बीवी और इनकी भतीजी खाना खा रही थी। तो इनको ये था कि जब उठेंगे एक ही बार दरवाज़ा बंद करके तो सो जाएंगे। तो वो इसलिए दरवाज़ा इसलिए खोल के नहीं रखा था कि किलर आएंगे और उनको मारने में आसानी रहेगी। ये अक्सर अनगैली घरों में हो जाती है। इसको कहते हैं लोअरिंग द गार्ड। फरीद तनाशा की शायद बदकिस्मती ये थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत था। उसको लगता था कि मुझे यहाँ पे आके कौन मारेगा, यहाँ पे घुसने की, किसी बाहर से आने की आदमी की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो शायद 1992 का वो किस्सा भूल गया था। दोस्तों, लगता है कि कहीं ना कहीं शायद फरीद तनाशा ये भूल गया था कि कुछ साल पहले 92 में के करीब छोटा राजन के सके मासी के बेटे को, मसेरे भाई को, प्रभाकर काकड़े को उसी जगह पे बाहर से आके लोगों ने दिन दहाड़े मर्डर किया था। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस जगह पे फरीद तनाशा का मर्डर हुआ है उसके सामने जिस हम वोडाफोन की दुकान का जिक्र करते हैं उसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो 50 गज दूर भी नहीं होगी फरीद तनाशा के घर से। उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे रहता था प्रभाकर काकड़े, छोटा राजन की माँ की सगी बहन का बेटा। और वो पूरे गैंग के साथ एक्टिव था, काम करता था। उसके साथियों में से डैनी नेपाली, बंडिया मामा, ये सीनियर लोग सब उसके साथ उठना बैठना था। और वो छोटा राजन के बिहाफ पे वसूली करने खुद निकलता था, सबको साथ में लेके गाड़ी लेके जाता था और वसूली करके आता था। और वो समय था जब छोटा राजन पूरी चढ़त में था। 92 में भड़ास के पहले छोटा राजन की पूरे हिंदुस्तान में तूती गूंज रही थी जब दाऊद के साथ मिलकर काम किया करता था। छोटा राजन ने ही 88 में
अशोक जोशी का मर्डर करवाने के बाद दाऊद के नज़दीक आने का काम किया था। और देखिए 88 में जिस शख्स का मर्डर हो जाता है अशोक जोशी का, उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने 4 साल के बाद छोटा राजन के मसेरे भाई को तिलक नगर के अंदर आके उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड में उसके घर के नीचे दिन के 11 बजे गोलियां मार के छलनी कर दिया, जबकि उस समय भी उसके बॉडीगार्ड उसी जगह पे बैठे थे जिस जगह पे फरीद तनाशा के बॉडीगार्ड बैठा करते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि तिलक नगर में बाहर के आके आए लोगों ने लोकल बदमाशों पे या अंडरवर्ल्ड की फिगर पे अटैक नहीं किया। बहुत बार अटैक हो चुके हैं, मैंने तो एक एग्जांपल दी है। तो कहीं ना कहीं फरीद तनाशा का ओवर कॉन्फिडेंस और उसका ये सोचना कि मेरा यहाँ मेरे घर में कौन क्या बिगाड़ेगा, वो उसके खिलाफ गया। तो ये एक अंदर की कहानी थी जो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता था। और तीसरा किस्सा जो एक बात निकल के आती है कि कैसे बालू डोकरे ने इस्माइल मलबारी को मुंबई की जेल में बुरी तरह से इंजर्ड किया था। ऐसे जख्म दिए थे जिनसे कई महीने तक इस्माइल मलबारी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, इलाज करवाना पड़ा और मरते दम तक उसका वो जख्मों का दर्द गया नहीं था। और वो पूरी कहानी राशिद मलबारी को मालूम थी। और जब छोटा शकील ने बालू डोकरे से बदला लेने की स्कीम बनाई, प्लानिंग की, तो उसमें काम उसी शख्स को दिया गया जिसके भाई को बालू डोकरे ने टॉर्चर किया था। और जिस तरीके से बालू डोकरे ने इस्माइल मलबारी को मारा था, जान से नहीं बुरी तरह इंजर्ड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से राशिद मलबारी ने, उसके भाई ने मलेशिया में जाके बालू डोकरे का मर्डर किया। तो ये अंडरवर्ल्ड की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कई कई साल बाद बदला लेने के लिए दोबारा सिचुएशन पैदा करती हैं। इसी तरह इसीलिए मैंने आपको काकड़े का किस्सा सुनाया, इसलिए बालू डोकरे का सुनाया। तो ये जिन लोगों को ये लगता है अंडरवर्ल्ड में कि हमने एक आदमी को मार के अपना नाम बना लिया, हमारा गैंग बड़ा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका अंत कब कैसे आ जाएगा ये किसी को पता नहीं चलता। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया ही ऐसी है। ये एक ऐसा सर्कल है जो घूम के फिर वहीं पे आ जाता है जहाँ से शुरू हुआ होता है। तो जो लोग जेल से भागते हैं पैरोल जंप करके, ऐसा करके, वो कुछ समय के बाद जेल के उसी सेल में फिर वापस आ जाते हैं अपना वो सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो ये किस्से थे जो हमें ज़ुबैर की कहानी से मिले। इसमें कुछ और बातें हैं जो क्लियर करनी चाहिए। जो पहली बीवी थी फरीद तनाशा की, वो तिलक नगर की ही रहने वाली थी। एक मुन्ना भाई वहाँ पे है, वो कोई छोटा राजन से उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। उसकी बहन है संगीता। संगीता जो है वो छोटा राजन की बीवी सुजाता के करीब थी, उसके बहुत क्लोज थी। इसलिए छोटा राजन संगीता को अपनी बहन की तरह मानता था। लेकिन उसका जो असली भाई है मुन्ना, उसके साथ कोई छोटा राजन का लेना देना नहीं था। आज के दिन में तनाशा की मौत के बाद वो मुन्ना अपनी बहन संगीता के साथ ही रह रहा है। और जो उसका बेटा है, जो फरीद तनाशा का बड़ा बेटा, वो पहले ट्यूटोरियल चलाता था। वो ज़ुबैर भाई की बात सही है, लेकिन आज उसने एक दूसरी इस किस्म की एक जो एजुकेशन ऑनलाइन कंपनी है वो ज्वाइन की है और बहुत अच्छी खासी उसकी सैलरी है और वो काम में बहुत खुश है। उसका कोई अंडरवर्ल्ड से लेना देना नहीं। यहीं फरीद तनाशा की फरहान जो उसका बड़ा बेटा है, उससे छोटी एक लड़की भी थी। उसकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी फरीद तनाशा की मौत के पहले। ये पूना जेल में था। वो 13-14 साल की थी। उसको फिट्स आते थे, दौरे पड़ते थे, तो उसी दौरों की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसका नाम था कुक्कू, बड़ा प्यारा नाम है, कुक्कू नाम रखा हुआ था उसका। उसकी डेथ पे जब फरीद तनाशा
पूना जेल में था, पैरोल पे आया था। तो मैं उसका जो फ्यूनरल था लड़की का, उस समय तिलक नगर में अपने एक फोटोग्राफर के साथ गया हुआ था, सिर्फ ये देखने के लिए कि अंडरवर्ल्ड की कौन कौन फिगर्स वहाँ पे अफसोस करने के लिए आती हैं। इसी तरह और खुलासा जो इस कहानी में होता है, जो प्रीत तनाशा की दूसरी बीवी है रेशमा, वो ओरिजिनली पटियाला की रहने वाली एक सरदारनी है। उसका असली नाम शायद जो घर का था वो रणजीत कौर है। शादी के बाद उसका नाम बदली करके रेशमा रखा गया और वो आज भी अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ दिल्ली में रह रही है और अपना कुछ बिजनेस जो है, फैमिली बिजनेस, उसको चला रही है, देख रही है। तो उनकी बेटी जो है वो दिल्ली कभी आ जाती, आना जाना रहता है, लेकिन पढ़ाई के लिए उसको यहाँ पे रखा हुआ है। और ज़ुबैर का कहना है कि उसकी कल सुबह ही फरीद तनाशा की उस बेटी से बात हुई है और उसने उसका हाल चाल पूछा, उसकी पढ़ाई की बात की है। तो ये कुछ इनके घर की अंदर की बातें थी। आने वाले दिनों में कुछ और इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।